My channel. Good morning very much. 152 episodes. Let's start. आदित्य अभी भी खिड़की के वहां से बाहर ही देख रहा था। उसे अपने सामने ढलता हुआ सूरज जैसे इस जंग का आखिरी दिन लग रहा था, क्योंकि वो इस बात से श्योर था कि जो अभी गौतम ने बताया उसे वो आराम से अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। उसे गुस्सा तो पहले से था ही, लेकिन इस बात से थोड़ा बुरा भी लगा कि वो किसी और की मौत का फायदा उठाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पर फिर उसे साधु की बात याद आई। उन्होंने यही कहा था कि आदित्य को बस इतना ध्यान रखना है कि वो कभी किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाए। आदित्य ने सोचा जो मर गया वो कैसा निर्दोष, इसलिए वो इस बात का फायदा उठा सकता था। आखिरकार अब उसे थोड़ा रिलीफ मिला था, जिसे वो बख्शीवाला के आने के बाद से ही ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी और थोड़ा सा सुकून। लेकिन जब वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था कि तभी गौतम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे पता है आदित्य कि तुम यहां से अभी नहीं गए हो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे जाने दो। इन सब में मैं गलती से फंस गया था। प्लीज आदित्य। गौतम की आवाज सुनकर आदित्य अपने ख्यालों में से बाहर आया और फिर उसकी तरफ पलटा। उसने उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी। गौतम की आंखें एकदम से लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, इसलिए वो आंखें झपकने लगा और उसने फिर देखा कि आदित्य उसके सामने बैठा उसी को घूर रहा था। उसे आदित्य के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल दिख रही थी, जैसे उसने पहले नहीं देखी थी। और तब उसने कहा, तुम सुन नहीं रहे हो आदित्य? प्लीज आदित्य। मैं चुप रहो। आदित्य ने गौतम को बीच में टोका और फिर वो गौतम के हाथ पर बंधी रस्सी खोलने लगा। इस चीज को देखकर गौतम खुश हो गया और उसे लगा कि जैसे आदित्य उसे जाने दे रहा है। तब आदित्य ने कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें एक बहुत ही गलत और नकारा आदमी समझ लिया। माफी की कोई जरूरत नहीं है आदित्य, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। गौतम ने उसे बीच में टोका और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, जिसे देख आदित्य ने उसी तरह स्माइल की और कहा, हाँ, ये तो सही है कि कभी माफी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शायद कभी जुर्म ही उतना छोटा होता है कि उसके लिए कोई माफ भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ता। आदित्य ने इतना कहकर गौतम के हाथों की रस्सी खोल दी। फिर वो उसकी चेयर के पीछे बैठकर उसके पांव की रस्सी खोलने लगा। गौतम अपने हाथ फ्री होने पर बहुत खुश था और वो कलाइयां मोड़कर देखने लगा। तब आदित्य ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कभी माफी की जरूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि जुर्म इतना बड़ा होता है कि उसके लिए कभी कोई माफ कर ही नहीं सकता। आदित्य की इस बात को सुनकर गौतम के चेहरे पर से हंसी गायब हो गई और वो कुछ करता इसके पहले ही आदित्य ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। आदित्य की ग्रिप टाइट थी, जिसकी वजह से गौतम का दम घुटना शुरू हो गया था। तब आदित्य ने उसके कान में कहा, तुम एक गलत और नाकारा ही नहीं बल्कि एक निहायत ही गिरे हुए और एक नंबर के नीच आदमी हो। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तो क्या, तुम्हें भगवान तक माफ नहीं करेगा। अभी जो बात तुमने मुझे बताई है वो ही शायद तुम्हारे अंत की शुरुआत है मेरे दोस्त। अब तुम पछताओगे कि जो एक एक कौर मैंने तुम्हें खिलाया है उसकी कीमत कितनी बड़ी होगी। कल इस जंग के आखिरी दिन तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा। आदित्य इतना कहकर चुप हुआ और गौतम उसकी ग्रिप में छटपटाने लगा। एक दो सेकंड बाद ही वो रुक गया और आदित्य को समझ आ गया कि वो बेहोश हो गया है, जैसा आदित्य चाहता था। उसने फिर गौतम को छोड़ा जो धड़ाम से फ्लोर पर गिरा और फिर आदित्य को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने एक जोर की लात उसे मारी और गुस्से में जोर से चिल्लाया, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उसके बाद आदित्य ने गौतम को फिर से अपने कंधे पर उठाया और उसे नीचे ले जाकर अपनी जगह पर वापस बंद कर दिया। फिर उसके बाद आदित्य वापस घर में आया और हॉल में सोफे पर बैठकर सीलिंग की तरफ देखने लगा। उसके मन में चल रहा था कि कल जब सुशील उसके फैसले को सुनने की बात बोलेगा तब आदित्य उसे इस बात का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करेगा और फिर सुशील को मजबूरन हमें तो ट्विंकल को छोड़ना ही पड़ेगा। इस बात से उसे खुशी हुई और उसने सोचा कि वो जितना ज्यादा चिंता में था उसका कोई मतलब नहीं निकला। उसने सोचा कि चाहे कितनी भी बातें इंसान अपने मन में बना ले,
होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। वो यही सोच रहा था कि तभी उसके मन में आया कि उसे एक बार मनाली से बात करनी चाहिए। आदित्य अपने आप को कोसने लगा कि उसने जल्दबाजी करके उसे अपने से दूर भेज दिया, और अब जब उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है, जिसकी वजह से सारी चीजें कल ही खत्म हो जाएंगी, उसने अपना फोन निकाला और मनाली को मैसेज टाइप करने लगा। लेकिन फिर वो सेंड बटन पर क्लिक नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं एक शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी और कह रही थी कि जल्दबाजी करके ये डिसीजन लेना भी शायद गलत होगा। इसलिए उसने मैसेज को मिटाया और फिर यही बात सोचकर वो सोफे पर लेटा। वो मनाली के बारे में सोच ही रहा था, इसलिए उसे सीलिंग पर फिर से उसकी झलक दिखने लगी। तब उसने उससे कहा, मनाली मुझे माफ कर देना कि मैंने आज तुमसे इतनी रूडली बातें करके तुम्हें यहाँ से जाने का बोल दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं है और ना कभी गलत रहेगा। मुझे तुम्हारी सेफ्टी पहले देखनी थी और इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी जो बात मुझे पता चली है उसके इस्तेमाल से ही मैं हमारी लाइफ वापस नॉर्मल कर दूंगा और जल्दी ही हम दोनों इस घर को वापस अपना आशियाना बना लेंगे। बस एक दिन और मनाली, उसके बाद हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। आदित्य इतना कहकर स्माइल करने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो सपनों की दुनिया में खो गया। आदित्य को ज्यादा सपने तो नहीं आए, लेकिन फिर भी जब वो सुबह 8 बजे उठा तब उसे बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था। वो 2 रातों से ठीक से नहीं सो पाया था और आज जब उसकी नींद पूरी हुई तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद उसने अपना डेली का काम किया और जब वो 9:30 बजे सारे काम करके फ्री हो गया तब वो बस फोन पकड़कर सोफे पर बैठा रहा और सुशील के कॉल का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर तक कॉल नहीं आया तब आदित्य अपने फोन पर सोशल मीडिया चेक करने लगा। सर्फ करते करते वो एक पोस्ट पर रुका जो 4 दिन पहले ही ट्विंकल ने की थी, जिसमें वो और अमित थे और ट्विंकल अपनी रिंग शो कर रही थी। उसे देख आदित्य को थोड़ा सा बुरा लगने लगा और उसने जल्दी से उसे अपने सामने से हटाकर फोन साइड में रख दिया। वो ऊपर सीलिंग पर देखने लगा कि तभी उसका फोन बजा और सुशील ने उसी फैक्ट्री पर आने के लिए कहा जहां उसने अमित और ट्विंकल को रख रखा था। आदित्य ने फोन कट किया और वो जल्दी से गाड़ी निकालकर उस तरफ जाने लगा। आदित्य कार चलाते वक्त थोड़ा रिलैक्स था क्योंकि उसे पता था कि जीत उसकी ही होने वाली है और वो बस अपने मन में इस चीज को फ्रेम करने लगा कि वो किस तरह उसे सुशील को कहेगा। उसने 2-4 बार अपने मन में वो बात रिपीट की और थोड़ी ही देर में वो फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया। फैक्ट्री के बाहर हमेशा की तरह सन्नाटा ही था। बस बीच में एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी हुई थी जिसके बाहर सुशील और अनुराग उसे देख रहे थे। आदित्य ने गाड़ी उनसे थोड़ी दूर रोकी और फिर वो वहां से उतरा। उसकी चाल से ही सुशील और अनुराग को लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। तब सुशील ने आदित्य की ओर देखकर कहा, आदित्य, इतने कॉन्फिडेंस से आए हो, इसका मतलब अपना डिसीजन बना लिया है तुम। डिसीजन तो बना लिया है और उसके साथ कुछ और भी सोचा है। एक बार सुन लोगे तो अच्छा होगा, आदित्य ने कहा, जिसे सुन सुशील और अनुराग दोनों ही थोड़े कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब आदित्य ने आगे कहा, तो बात यह है सुशील कि अब तुम्हें गौतम के बदले अमित और ट्विंकल दोनों को छोड़ना होगा और वो भी सही सलामत। और वो क्यों? सुशील ने पूछा। तब आदित्य अपने गाड़ी के बोनट पर बैठा और उसने स्माइल के साथ कहा, आज से 2 साल पहले तुमने एक औरत का रेप किया था। वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वो थी वजीर की पत्नी रजिया। ये सुनते ही सुशील थोड़ा सा शॉक्ड हो गया और आदित्य को हैरानी से देखने लगा। तब आदित्य ने आगे कहा, बात सिर्फ रेप की होती तो एक अलग चीज थी, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत से रेप करने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाकर उसके बच्चे को मार देना, ये बात तो तुम्हारे पापा भी हजम नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं पहले वजीर को बताऊंगा, फिर वो जुबेर को और अल्टीमेटली तुम्हारे पापा को, और फिर तो तुम जानते ही हो कि क्या होने वाला है। अब तुम उन दोनों को छोड़ दो और बदले में अपना सीक्रेट और अपना कमीना दोस्त अपने पास रखो। आदित्य इतना कहकर फिर से वैसे ही मुस्कुराने लगा। उसे दिख रहा था कि सुशील के चेहरे पर हल्की सी चिंता है जो पसीने की तरह उसके माथे से बह रही है। आदित्य को लगा कि जैसे सारी चीजें अब सही होने वाली हैं और वो फाइनली थोड़ा रिलैक्स कर पाएगा।
लेकिन तभी उसने देखा कि सुशील के चेहरे पर हल्की स्माइल आई और जल्दी वो स्माइल एक डेविलिश हंसी में बदल गई और वो जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर ना तो अनुराग कुछ समझ पा रहा था और ना ही आदित्य। फिर सुशील ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मैं हर बार सोचता हूं आदित्य कि तुम कितनी क्रिंज और बेवकूफी भरी बातें कर सकते हो, लेकिन हर बार तुम लिमिट पार कर देते हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई मुझे ऐसी धमकी दे रहा है? पहले भी मैं तुम्हारे जैसे बहुतों से मिल चुका हूं, पर तुम शायद एक बात भूल रहे हो आदित्य। तुम अभी यहां हमारे सामने हो और शायद तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन निखिल यहां नहीं है। आदित्य ने सुशील की इस बात पर गौर किया तो उसे लगा जैसे सुशील ने कुछ प्लान किया होगा। वो बोनट से खड़ा हो गया, तब सुशील ने आगे कहा, निखिल अभी तुम्हारे घर की चेकिंग कर रहा है और हम श्योर हैं कि वो गौतम को जरूर ढूंढ लेगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो बात तुमने मुझे बताई उसका इकलौता विटनेस तुम्हारे हाथों से चला जाएगा और तुम पर तो मेरे पापा कभी विश्वास करेंगे ही नहीं। इसीलिए गेम अभी भी वही है जैसा मैं चाहता हूं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, आज फैसला होकर ही रहेगा कि या तो तुम रहोगे या फिर तुम्हारे दोस्त। सुशील चुप होकर फिर से हंसने लगा और इस बार अनुराग ने भी उसका साथ दिया। आदित्य उन दोनों को देखकर घबराने लगा और उसे समझ आ गया कि एक बार फिर उसकी होशियारी उसे डुबाने के रास्ते पर ले आई है।